दो ही चीज़ों को पुलिस कस्टडी में समझ गया कि वहाँ से पुलिस को दे दिया, थाने में लॉकअप है, वहाँ उन्हें रखा गया, खाना पानी दिया जाएगा, वहीं पूछताछ होगी, वहीं उनसे कठोर पूछताछ भी हो सकती है। बिल्कुल कठोर पूछताछ होती है। और तो लो जी, पवन खेड़ा के लिए एक नई मुसीबत आ गई। जिस चीज़ से वो लगातार बचते रहे कि उन्हें पुलिस उन्हें कस्टडी में ले करके इंटेरोगेशन ना कर पाए, अब वही होगा। और इसलिए होगा क्योंकि वो सीधे हाई कोर्ट गए अब गुवाहाटी के, और वहाँ से कह दिया गया है कि उन्हें इस केस में लगता है कि उनकी कस्टडी में उनसे पूछताछ की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक इनोसेंट लेडी को कंट्रोवर्सी में खींचा है। ये बात जज अदालत में बातचीत हुई। वैसे में इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ है, इसमें मुख्य रूप से सूरज कुमार झा जी हैं, आपका शुभ नाम शिवम तिवारी जी हैं, और आशीष पांडे जी तमाम हैं। सूरज जी हमेशा बहुत अच्छी इंसाइट्स हमको देते रहे हैं कानून। आपका स्वागत है सूरज जी। एक अब जो पवन खेड़ा का मामला, ये तो सबको पूरे दुनिया मतलब पूरे हिंदुस्तान में पता है कि उनकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो गई। हम यहाँ निकालने आए हैं अब इसके मायने क्या हैं, अब क्या होने वाला है। सबसे पहले तो किस ग्राउंड पर रद्द हुई है? बिल्कुल बिल्कुल आज गुवाहाटी हाईकोर्ट में मिस्टर जस्टिस पृथ्वी विजय जो सैकिया हैं, उन्होंने बेल को रिजेक्ट कर दिया था। 21/4 को उन्होंने बेल डिजर्व की थी, और आज जो है उन्होंने प्रोनाउंसमेंट किया। बेसिकली जो आपका मूल क्वेश्चन है कि उनको रिजेक्ट किस ग्राउंड पे हुई है, उनका दो ग्राउंड्स है कि जो 339 BNS है, जो पहला IPC का 474 था, जो फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक और कोई डॉक्यूमेंट रखना। तो जज साहब का ये कहना है कि आप ये पॉलिटिकल मैलिज लेने के लिए जो है, आप एक इनोसेंट लेडी को आप घसीट लिए। आप अगर हेमंत बिस्व शर्मा के अगेंस्ट कुछ कहते तो ये पॉलिटिकल आपके वो हो सकती थी, मतलब रिवेंज या कोई भी चीज़। लेकिन अब एक महिला जिसको लेकर के है, और उन्होंने इस चीज़ को कस्टोडियल इंट्रोगेशन इसलिए अनिवार्य माना इस केस को खारिज करते हुए। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा, या पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जो 3 देश के पासपोर्ट और नकली, उसमें कौन कौन शामिल है। ये तभी हो पाएगा जब आप मतलब कस्टोडियल इंट्रोगेशन आपके पार्ट से होगा और आप इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करेंगे, सारी चीज़ें। तो आज उनको जो है गंभीर धाराओं में देखते हुए, और खासकर 339 BNS को देखते हुए, उनकी एंटीसिपेटरी बेल आज गुवाहाटी हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता, जहां हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां अगर एंटीसिपेटरी बेल होती है तो ठीक, अदरवाइज मीनवाइल अगर उस बीच में अगर वो कहीं उनको पुलिस कस्टडी में, मतलब क्राइम ब्रांच गुवाहाटी उठा लेती है या असम पुलिस, तो वो जो है फिर उनको गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर उनको रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। एक चीज़ है जो आपने मुझे पहले बताई, तो दर्शकों को यहाँ बता दो, उनके लिए आवश्यक है कि जो एंटीसिपेटरी बेल उनकी हुई है, वहाँ उनके वकील गए हैं जी, वो पवन खेड़ा नहीं गए हैं। नहीं, हाँ, बट डॉक्टर यही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी और KN चौधरी उनके तरफ से अपेयर होते थे, और जो सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट जनरल हैं असम के, वो हैं D सैकिया, वो हो रहे थे अपेयर असम पुलिस और क्राइम ब्रांच को लेकर के। तो दोनों के बीच में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI का एक जजमेंट है 2022 का। उसमें ये कहता है जिस भी सजा में जो है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस संजय किशन कौल साहब का जजमेंट था। उसमें था कि 7 साल तक जहाँ तक सजा है, वहाँ अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने से चीज़ें होती हों तो वहाँ पर गिरफ्तार ना करे। उनका था कि जो सेक्शन 35 BNS है, उसमें आप इनको नोटिस दे देते और फिर नोटिस करके ज्वाइन करा लीजिए। लेकिन उनको उनकी बात को काटते हुए D कैसी जो सैकिया हैं, जो एडवोकेट जनरल, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट जो है उनको सैकिया साहब के, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी इंट्रोगेशन जोड़ी है, और ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी जो एडवोकेट जनरल की बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि जो 339 BNS है वो एक ग्रीवियस इन नेचर है, और उसमें ये देखना जरूरी है कि इस सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है। और इसके अलावा पवन खेड़ा सिर्फ अकेले नहीं हो सकते, पवन खेड़ा के साथ और भी लोग हैं। तो एक सरकारी दस्तावेज के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, कौन कौन इसमें शामिल है, एक आदमी को आइडेंटिफाई तभी होगा जब उनको कस्टडी ली जाएगी, उनकी पुलिस कस्टडी, उसमें जुडिशल। हाँ, एक चीज़ बता दीजिए कि इसमें जो 339 है जी, चूँकि जब कोई ऐसी धारा लगती है, और फिर पहले तो क्या था, अब जब BNS आ गया तो बहुत सी धाराएं भी लोगों को नहीं पता। तो 339 धारा है क्या? 474 है वो, IPC का पहले था। उसमें ये था कि फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, उसको पोजीशन में रखना। तो अब सवाल ये इसलिए हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो जो उनकी पत्नी है हेमंत बिस्व शर्मा को, उनके पत्नी के नाम से 3 पासपोर्ट थे, इजिप्ट कंपनी भी बताई गई, कंपनी भी थी। अब जज साहब का भी यही, पृथ्वी सैकिया जज साहब, उनका भी यही ऑब्जर्वेशन है कि 339 जो अब लग रहा है वो हीनियस नेचर का है। इसमें यह देखना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किसने करा है।
बने कैसे, क्योंकि वो अब इजिप्ट ने वो कर दिया, मतलब डिक्लाइन कर दिया कि हमारी तरफ से कोई पासपोर्ट जारी नहीं हुआ, और इन्होंने एक सऊदी अरब की कंपनी का अभी तक बाद पता चला वो किसी कंपनी किसी और का था। तो ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया किसने है, ये तभी पता चल पाएगा जब इनका इंट्रोगेशन होगा। इंट्रोगेशन होगा, कस्टडी में लिए जाएंगे। ये बात हो गई, हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया एंटीसिपेटरी बेल का। अभी बातचीत के प्रारंभ में आपने पवन खेड़ा के लिए एक उम्मीद जगा दी है, वो उम्मीद कितनी होगी पता नहीं। आपने कहा कि अब दो कदम हैं, मान के चलते हैं कि जेल जाने से पहले 2 कदम हैं, जिसमें वो जेल जाने से बच भी सकते हैं, और अब लगता है बच नहीं सकते। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि कस्टडी आवश्यक है, तो सबसे पहला सवाल, क्या ऐसी स्थिति में जब वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, यानी कि सेशन कोर्ट में अपनी जमानत के लिए, या वहाँ पे जिस भी कोर्ट में जाते हैं, किस में जाएंगे, सीजीएम का पेश होंगे, सेशन ट्रायल में सेशन कोर्ट में पेश होंगे, मतलब उन्हें एक तरीके से हाजिर होना होगा। बिल्कुल, ये है ना, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, और वो वही करेंगे। और आप देखते रहिएगा, कल ही अगर मैं सही हूँ तो आज वो अपलोड, क्योंकि ऑर्डर अपलोड अभी हुआ है, मेरे ख्याल से डॉक्टर संघवी साहब जो हैं सीनियर एडवोकेट, उनके जो वकील साहब हैं मेन, उनकी टीम इसमें लगी होगी, और आज शाम तक ही वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाएंगे। क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल देने का जो अधिकार है वो सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को है। इन्होंने सेशन कोर्ट ना जा करके गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया था, वहाँ से पृथ्वीराज सैकिया के बेंच ने उनको वो रिजेक्ट कर दिया बेल। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट अगर का। वो सेशन कोर्ट जाते तो एक कदम हाई कोर्ट का बचता। नहीं, हाँ बिल्कुल बचता, लेकिन चूंकि वो सेशन कोर्ट, हमको पता था सेशन कोर्ट में नहीं मिलेगा, और हाई कोर्ट में मुझे पहले मैं आपको आपने ही बताया था कि सेशन कोर्ट में उम्मीद नहीं थी, और इसलिए उनके वकील साहब ने हाई कोर्ट मूव किया था कि भाई हाई कोर्ट में हम सारा दलील देंगे, सेक्शन 35 BNSS का, कि भाई हम नोटिस दे दीजिए, हम ज्वाइन कर लेते। सत्येंद्र कुमार अंतिल का जजमेंट वो समझाते रह गए। लेकिन चूंकि इसमें जो नेचर है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ जो छेड़छाड़ है, जो डॉक्यूमेंट बनाए गए, वो डॉक्यूमेंट किसने बनाए, किसको प्रोवाइड कराया, किस बेसिस पर आप इंटरव्यू। दूसरी बात, जज साहब का ये था कि पॉलिटिकल राइवलरीज चलती रहती है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबका है। आप एक इनोसेंट महिला का जिसका कोई रोल नहीं है, आप हेमंत बिश्व जज साहब का ऑर्डर में स्पीकिंग ऑर्डर है, 9 पन्ने का पूरा स्पीकिंग ऑर्डर, उसमें साफ साफ कह रहे कि आपने एक इनोसेंट महिला को ड्रैग कर लिया। ड्रैग करना मतलब घसीट लेना इस केस में, जिसका कोई मतलब नहीं था उस केस, उसका सिर्फ इसलिए आप घसीट लिया, उसका पति एक पर्टिकुलर स्टेट का सीएम है, सिर्फ उनका रोल सिर्फ इतना है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट साफ उन्होंने कह दिया कि नहीं, बेल अभी आपका कस्टोडियल इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी है, बेल आपको हम इस स्टेज पे नहीं दे सकते। आप अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अपने तजुर्बे के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल की पहले से हर वकील को पता होता है। सिंघवी साहब को भी पता होगा कि नहीं मिलने वाली, बस ऑर्डर का इंतजार करो। 2 दिन ऑर्डर रिजर्व था, आज प्रोनाउंसमेंट हो गई। एक कदम बस पूरा किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप या तो ट्रायल कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए। विधि का स्वस्थापित नियम यही है, एस्टैब्लिश लॉ यही है कि आपको एंटीसिपेटरी के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मनजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस में साफ कह दिया कि कंकरेंट जुडिक्शन आप सेशन में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तेलंगाना वाले पे एक्सटेंशन लेने आए थे, तेलंगाना पे 2 दिन का एक्सटेंशन लेने आए थे कि भाई फ्राइडे है, सैटरडे संडे छोड़ के ट्यूसडे के लिए पूरे करने गए थे। सिंघवी साहब को लगभग आप बता रहे हो, आप बताते हो कि आपको ही पता लग जाता है कि इसमें जमानत मेरे क्लाइंट को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो तैयारी हो चुकी होगी। बिल्कुल, उनकी तैयारी मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, आज शाम तक इनकी डायरी नंबर जनरेट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। कारण ये है कि अब वो सेशन वहाँ पे जाएंगे, अगर स्टडीज बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा। इस बीच में एक चीज़ और बताऊँ, अभी अंडरग्राउंड होंगे कस्टडी से, क्योंकि उनको अभी चूंकि बेल डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं है। आप कभी भी पुलिस, असम पुलिस चाहे, ये कह सकते हैं फरार है। हाँ, टेक्निकली वर्ड आप कह सकते हैं कि वो अंडरग्राउंड है। मतलब हम पत्रकार है तो हम लिखने से पहले पूछना चाहेंगे वकील। नहीं, अंडरग्राउंड है अभी, वो भूमिगत कह सकते हैं, भूमिगत हैं। कारण भूमिगत फरार भी तो होता है, कह सकते हैं टेक्निकली। आप मुकदमा है और उन्हें सम्मान देने के लिए भूमिगत कह दिया जाए। तेलंगाना से लेकर के असम की कोर्ट, सेशन कोर्ट या कहीं ने इनके खिलाफ कुछ जारी नहीं किया है स्टे। इनको कोई एंट्री प्रोटेक्शन नहीं है, नो कोर्ट सिलेक्शन, कहीं से कुछ नहीं है। अभी पवन खेड़ा जो है, अभी चाहे तो पुलिस अगर अगले घंटे उठा लेगी तो इनका सुप्रीम कोर्ट में बेल इंस्पेक्शन। अगर हम पवन खेड़ा का इंटरव्यू करने लगे तो पुलिस हमसे ही पूछेगी बताओ, अगर हमें मिल जाए वो और हम इंटरव्यू करने लगे तो पूछेगी तो भाई कहाँ इंटरव्यू कर लिया, रास्ता बताओ। हाँ बिल्कुल, बता, कई बार लोग कंपेल कर देते हैं, लेकिन एक वकील से नहीं पूछ सकते उन क्लाइंट को कि हमारा, हमसे बतौर पत्रकार बात, पुलिस वाले पूछ सकते हैं कि कहाँ पे रखे हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं, आज डायरी नंबर जनरेट होगी और अब चूंकि मंडे को ही केस पे अर्जेंट मेंशनिंग करेंगे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास, क्योंकि कल को सुप्रीम कोर्ट बंद है, परसों भी सुप्रीम कोर्ट बंद है, आज फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे है, आज ही ऑर्डर अपलोड हुआ है, तो मंडे को ये मेंशनिंग करेंगे। ट्यूसडे की इनकी वो होगी, कोर्ट नंबर 2 में मैटर लगेगी, जेके माहेश्वरी और जस्टिस चंदूरकर, एस चंदूरकर के बेंच में मैटर लगेगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि पिछला वाला भी इन्हीं का लगा, इन्हीं के बेंच में लगा था जब तेलंगाना के अगेंस्ट आए थे। तो उस मैटर में इस बीच में एक चीज़ आपके दर्शकों को बता दूँ, इस बीच में अगर
पवन खेड़ा पुलिस असम पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है, तो इनकी बेल यहाँ इन्फेक्चुअस हो जाएगी। असम के एडवोकेट जनरल को आके सिर्फ इतना कहना होगा कि लॉर्डशिप एक्यूज्ड हैज बीन ऑलरेडी अरेस्टेड, बस बेल इन्फेक्चुअस हो जाएगा। अब उनको रेगुलर बेल असम के सीजीएम कोर्ट से लेना पड़ेगा। फिर एंटीसिपेटरी वाली जो कथा कहानी चल रही है वो खत्म। उनको सिर्फ एक लाइन कहना होगा कि जनाब जो जज साहब हैं कि इनको इसमें अभियुक्त जो है, जो एप्लीकांट हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो अब जो है एंटीसिपेटरी बेल जो यहाँ आप लगा रहे हैं वो इन्फेक्चुअस हो गया। इन्फेक्चुअस मतलब बिना काम का। अब उनको रेगुलर बेल असम के सीजीएम कोर्ट में लगाना पड़ेगा। सीजीएम नहीं देगा। नियम ये होता है लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी हो अवेलेबल तो वहाँ पहले अवेल करना होता है। यानी सीजीएम के पास पहले जाएंगे, फिर सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम। यानी 4 स्तर का लेयर है अपनी सुप्रीम मतलब देश के अंदर। तो अब इनको रेगुलर बेल सेशन कोर्ट से मजिस्ट्रेट कोर्ट से सीजीएम के हाथ लगेगा, वहाँ अगर नहीं देते हैं फिर सेशन कोर्ट नहीं देते, फिर हाई कोर्ट नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट। ये तब होगी जब वो अरेस्ट हो जाते हैं। एक सवाल आप हमारा जवाब दे दो, हम बतौर पत्रकार पूछ रहे हैं बहुत सारे जैसे इस समय सबके दिमाग में जे आखिर पवन खेड़ा हैं कहाँ, क्योंकि और जिस तरह राहुल गांधी ने कहा था कि बब्बर शेर हैं और वो मुकाबला करेंगे, उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ गुवाहाटी, तमाम बातें कही मीडिया में आके, मीडिया का चेहरा है, मीडिया उनके वो प्रवक्ता भी हैं। तो ऐसे वक्त में हम सब लोग ये चाहते हैं कि भाई उनका भी पक्ष लिया जाए। उनका पक्ष या तो उनके वकील दे सकते हैं और वकील के पास जाना वो एक अलग बैटर है जी। तो अगर हम में से कोई हम मतलब हमारी जो सैकड़ों हजारों पत्रकार हैं, उन्हें किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं और उनके पूछते हैं और वो माइक पे आते हैं या वो ऑनलाइन जुड़ते हैं, तो फिर असम पुलिस हम लोगों से पूछ सकती है भाई ये इनकी लोकेशन बताओ कहाँ पे है, कैसे इनसे संपर्क करा। देखिए लॉफुली वो ऐसा नहीं ऐसा कुछ लॉफुली वो नहीं पूछ सकते, कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन कई चीज़ें पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड अभी करती है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही आपको पता होगा जो 13 माओइस्ट हैं, जो 13 स्टूडेंट को डिटेन कर लिया गया था इस क्राइम ब्रांच दिल्ली के द्वारा, उसमें से उन्होंने कल ही दिल्ली हाई कोर्ट को कहा, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस जो रविंद्र डुडेजा साहब ने कहा कि आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए, अदरवाइज हम सीबीआई को केस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कई बार पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं कि वो बाय लॉ ना जा करके ऑफ द रिकॉर्ड सेफ हाउस में कहीं ना कहीं रख दिए, आपका अरेस्ट नहीं दिखाएं। जैसे मेरे ये किसी क्लाइंट को अभी उठा लिए, पता ही नहीं, उसका कोई ट्रेसबैक नहीं है, पीएमएलए का केस उसके अगेंस्ट चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, उसके घर वाले करे फोन ऑफ आ रहा, हम भी खोज रहे, फोन लगा रहे, फोन ऑफ आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बुला के सेपरेटली आपको कंपेल करके पूछ ले कहाँ पे था। लॉफुली वो नहीं पूछ सकते, लॉफुली नहीं पूछ सकते, लेकिन वो कर सकते हैं अगर इंटरव्यू। यहाँ से समझ में आ गया, मेरे बाद दर्शकों की भी समझ में आ गया होगा कि उनके पास ये स्टेप है कि सुप्रीम कोर्ट में आए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए करें। अब यहाँ पे 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी तो जाहिर सी बात वो उसके साथ वहाँ जाके आए कर सकते हैं। तो मैं पहली कंडीशन, उन्हें एंटीसिपेटरी बेल अगर यहाँ से मिलती है तो वो कितना रिलीफ माना जा सकता है, उसे क्या होगा, और एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, दूसरा पहले तो एंटीसिपेटरी मिलती है इस पे बात करते हैं जी। तो उन्हें क्या राहत, किस तरह की राहत मिलेगी? बिल्कुल, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन था, पहला जो कंडीशन ये है कि एंटीसिपेटरी मिल जाती है, तो एंटीसिपेटरी मिलते ही एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में ही जो बेल ऑर्डर में ही जो स्पीकिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो उसमें कंडीशन होता है, बेल कंडीशन जो कोर्ट इम्पोज करता है, वो ये रहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और अपना फ़ोन नंबर और लोकेशन आईओ जो आपके कंसर्न आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो उस केस के, उस थाने में अपना लोकेशन भी देंगे और नंबर भी आईओ से भी कॉन्टैक्ट रखेंगे और बराबर जो है वहाँ पे जाते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे, जांच में। आपसे इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपको स्टे पे है। और जैसे चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी फिर आप रेगुलर कोर्ट से उस जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो आप रेगुलर बेल अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर कोर्ट, यानी आप एक दिन के लिए भी अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, ये होता है बेल कंडीशन अगर आप इम्पोज करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, बेल, हाँ, बेल ऑर्डर में ये लिखा जाता है, जज साहब लिखवाते हैं। आपका जो दूसरा पहलू है जो उसमें ये मेन है कि अगर नहीं मिलने के ऊपर इनके ऊपर आफत आ जाएगी, इस सेंस में कि इनको फिर बेल कम सरेंडर, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बोल रहा था, कि इनको फिर बेल कम सरेंडर सीजीएम के यहाँ लगाना पड़ेगा कि जनाब हम सरेंडर कर रहे हैं और सेम डे मुझे हाथों हाथ बेल दे दीजिए और मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे सीजीएम को डिस्क्रिप्शन होगा कि आप उनको बेल कम सरेंडर के एप्लीकेशन को एडमिट करते हैं या वहीं से जेसी कर देते हैं। वहाँ से जेसी करने के सिचुएशन में क्या होगा, जेसी मतलब जुडिशल कस्टडी मतलब, अच्छा जी, मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि जिस टाइम ये इनकी बेल अगर यहाँ से डिसमिस हो जाती है और बेल कम सरेंडर के लिए जाते हैं तो वहाँ आईओ जो कसम का क्राइम ब्रांच है वो सीधा इनसे पूछेगा, कोर्ट को कहेगा कि मुझे इनकी पीसी की जरूरत है, पुलिस कस्टडी की। कारण पुलिस कस्टडी, जैसे अब उसमें समझा देता हूँ फर्क, पुलिस कस्टडी में आदमी पुलिस थाने में रहता है, उसको 2 दिन 3 दिन की वो डिपेंड करता है, मांगते 7 दिन का है तो जज साहब 3, उसकी ग्रेविटी यानी कि जेल ना भेज करके पुलिस के, हाँ, पुलिस स्टेशन स्पेशल लॉकअप होगी, बताओ भाई कहाँ रहेंगे, स्पेशल लॉकअप होती है पुलिस स्टेशन के सामने, उनको खाना पीना प्रॉपर दिया जाएगा, सब कुछ होता है, पूछताछ भी होती रहेगी। ठीक, एक और जैसे कि मतलब कि जेल में रहेंगे, उनको फिर पुलिस वाले अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस वाले जेल जाएंगे, वहाँ से उनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरा 2 बातें हो गई, अंतर हो गया। देखो दर्शकों, फिर समझो, वकील साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है
एक है जुडिशियल कस्टडी। अभी हाई कोर्ट में जो कहा गया कस्टडी शब्द इस्तेमाल किया गया कि कस्टडी में पूछताछ हो। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दो अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले सर दो ही चीज़ों को, पुलिस कस्टडी में समझ गया कि वहाँ से पुलिस को दे दिया, थाने में लॉकअप है, वहाँ उन्हें रखा गया, खाना पानी दिया जाएगा, वहीं पूछताछ होगी, वहीं उनसे कठोर पूछताछ भी हो सकती है। बिल्कुल कठोर पूछताछ होती है और कई बार देखिए जो कस्टोडियल वायलेंस तो मना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसमें भीम सिंह से लेकर के नीलवती बेरा से लेकर सारा कुछ मोहम्मद जब अगर हम लोग पत्रकार उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो दूसरा रास्ता अपना कर सकते हैं। और आसाम के अंदर जिस तरीके से वो कह रहे हैं पेड़ा बना दूंगा और ये कर दूंगा, और पुलिस उनकी दिल्ली तक आ रही है, तो आपको लगता है कि पुलिस कस्टडी में जो सारे रूल्स आसानी से फॉलो हो जाएंगे? हाँ, यहाँ देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आप कहेंगे तो होना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ के सीएम का बयान है, मैं ये मानता हूँ विधि का छात्र होने के नाते, एक वकील होने के नाते, उन पे कस्टोडियल इंट्रोगेशन के दौरान कस्टोडियल टॉर्चर संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस राज्य सरकार के अंदर आती है और जब राज्य का मुखिया ही बोलता है कि मैं पवन खेरा को पवन पेरा बना दूंगा, वो देखिए पवन खेरा को हेमंत बिश्व शर्मा को अपना नाराजगी हो सकता है, लेकिन पब्लिक में आके इस तरीके से बयान, मीडिया में इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। आपने बताया था, लेकिन अभी 5 तारीख तक, जब तक कि 1 मिनट स्टिल कर लो, सर का फोन है, कोई महत्वपूर्ण केस हो तो देख लीजिए, तो उसमें जिस तरह से 5 तारीख तक अभी मतलब चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि पुलिस ईसीआई के उससे चलेगी? अभी भी, चूंकि उस समय भी ईसीआई कंट्रोल में तब भी काम कर रही थी, तो पुलिस तो काम ऐसा लगता है जैसे हेमंत बिश्व शर्मा के लिए के उस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फटाफट उसको गिरफ्तारी, ऐसा नहीं लगता आपको? दिल्ली आने तो करेगी काम बिल्कुल। और हेमंत बिश्व शर्मा का इंटरव्यू भी आया था कि अगर मैं 5 तारीख को जीत जाता हूँ तो मैं जो पुलिस कमिश्नर जो होंगे मेरे फायर रेंज में सबसे पहले होंगे, उनको मैं हटाऊंगा, क्योंकि उनके रहते हुए आसाम से कैसे वो चले गए, सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और सही कह रहे हैं आप कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे लागू हो गया और सारी चीज़ें, तो इसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो कहने की बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चलती। गृह विभाग के अंदर है जो उनके जो होम वो होता है डिपार्टमेंट, तो अभी भी वो हेमंत बिश्व शर्मा के अंडर ही आएंगे, वो पुलिस वाले उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे बड़ी देखने वाली बात ये होगी, जज साहब का जो सीजीएम होंगे उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे 2 दिन की पुलिस डिमांड ग्रांट करना चाहिए कि 4 दिन की कि 6 दिन का। पुलिस कितने दिन की मांग सकती है? पुलिस 10 दिन मांग सकती है, 5 दिन मांग सकती है, बहुत अधिकतम कितनी मांग सकती है? अभी तो 90 दिन है पुलिस कस्टडी, एज पर नया बीएनएसएस में 90 दिन तक पुलिस कस्टडी है। 90 दिन तक मांग सकती है, बिल्कुल, लेकिन वो इतना कोई देता नहीं है। वही कह रहा हूँ, जज साहब 5-7 दिन ही काफी है। 7 दिन काफ़ी है, और हर दिन लाने से पहले और हर दिन लाने का मेडिकल चेकअप होता है, वो एक चीज़ बताया जाता है। और एक्यूज़ को अक्सर पूछा जाता है कोई आपके साथ मारपीट तो नहीं हुई, क्योंकि फिर एक्यूज़ जनरली बोलता नहीं है, लेकिन मारपीट होती है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ वह है, ये तो खैर मारपीट इतने बड़े नेता हैं तो हो सकता है ना हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और मीडिया भी चारों तरफ रहेगी तो आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर वो बच रहे हैं तो उन्हें इस तरह का डर भी, वरना वो इतना बचते नहीं। अब जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जुडिशियल कस्टडी जब होती है जब कोई गिरफ्तार हो जाता है। मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जब कोई गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस जो है रिमांड पे एप्लीकेशन बनाती है कि इनको रिमांड में भेजा जाए। रिमांड में भेजा जाए तो जुडिशियल कस्टडी की रिमांड मांगते हैं, तो हर 14 दिन की एक रिमांड 14 दिन की होती है। तो उनको जज साहब के पास भेज करके जज साहब फिर उनको जो जेल होता है वहाँ उस शहर का, उस शहर में वो जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजते हैं। हर 14 दिन को उनका जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड होते रहता है और बढ़ाते रहते हैं। चार्जशीट के बाद चाहे तो आप रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं। इस बीच में जैसे ही आपकी कस्टडी, चाहे पुलिस कस्टडी हो चाहे जुडिशियल कस्टडी हो, आप रेगुलर बेल फाइल करने के लिए अगले दिन से इंटाइटल हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन एक कानून का जो नियम ये है कि जब तक चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती है तब तक जो मेन जज होते हैं या कोई ऐसा सबूत एकदम प्रेमा फंसा ही दिख रहा हो कि भाई आपको गलत फंसाया गया है, तो उस सिचुएशन में चार्जशीट फाइल होने तक का इंतजार जज साहब करते हैं। वो रिजेक्ट कर देंगे। वो इतना ही लिखवाना होता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, इनिशियल में ये विटनेस को टेम्पर कर सकते हैं या एविडेंस को डिलीट कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। और ये इतने बड़े नेता कर भी सकते हैं, बिल्कुल इनको इन्फ्लुएंस में है, कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड है तो नहीं कर पा रहे। चार्जशीट पूरे होने तक कई बहुत सारे केसेस में, रेप केस हो, ये केस हो, फैब्रिकेटेड हो, पीएमएलए हो, चार्जशीट पेश होने तक ये भी देखा जाएगा कि जो आरोपी है वो कितना ताकतवर है। पवन खेड़ा ताकतवर तो देखी जाती है, एक्यूज का सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और दूसरा ऑफेंस की ग्रेविटी और विटनेस प्रोटेक्शन। ऑफेंस की ग्रेविटी अगर ज़्यादा है, कोई घीनियस क्राइम इन नेचर है, तो पुलिस ने जो है अभी जो है उसको लेकर के तुरंत जो है जज साहब पुलिस को देते हैं कि आप इसमें जो है इसमें रिप्लाई फाइल करिए, और रिप्लाई में वो सीधा क्या जाता है कि इनिशियल स्टेज पे है सर, अभी इनको बेल ना दीजिए। बेल दे जाने से क्या होगा, कई बार विटनेस को टेम्पर करते हैं, एविडेंस को, सबूत को मिटाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हुई आसाराम के केस में, आसाराम के जेल के अंदर रहते थे, 12-13 गवाह मार दिए गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे जो अभी परिस्थितियाँ लग रही हाई कोर्ट के बयान से, अगर सुप्रीम कोर्ट से जो है इन्हें कौन सी होती है एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, तब फिर जेल जाना तय है।
बिल्कुल, तब आपका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बचता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बेल सोमवार या मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को मेरे ख्याल से उनके वकील साहब डॉक्टर सिंघवी मेंशन करेंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट नंबर 1 में मेंशन करेंगे और 2 में वो मैटर को सोमवार के लिए ही, शायद सोमवार को सुन लिया जाए, नहीं तो मंगलवार को एनी सुना ही जाएगा। डायरी नंबर आज शाम तक ही आपको, जितना मेरा अनुभव कहता है, वो आज जारी हो जाएगा और आप न्यूज़ फ्लैश कर जाएगा कि वो मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऑप्शन नहीं बचा है इनके पास। अगर सुप्रीम कोर्ट से सोम या मंगल तक डिसमिस हो जाता है प्रमा फेसाई केस देखते हुए कि नहीं जी इनको इंक्वायरी की जरूरत है, फिर इनके पास सिर्फ बेल कम सरेंडर का ऑप्शन बचता है कि वहाँ पे जाइए। और उसमें जेल जाने की संभावना है, जेल जाने की संभावना 50-50 रहती है। जज साहब कह देंगे ठीक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, हम आपको बेल ग्रांट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे विद कंडीशन टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह का हाई कोर्ट का कमेंट जिस है, तरीके से हाई कोर्ट का कमेंट है, जस्टिस कस्टडी की जो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं 227 का जो पावर है उसको भी यूज करता है। डायरेक्टली तो हाई कोर्ट मना नहीं किया है, मतलब उसमें उनका हाई कोर्ट के जज साहब का ऑब्जर्वेशन है 2 तरीके का। मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट इसमें जो है अभी इनको रेगुलर बेल मुश्किल लग रहा है, यानी जेल जाना तय है। अब इसमें जेसी कितने मिलेगी और उन्हें कस्टडी कितने मिलेगी, पुलिस कस्टडी क्या होगी, वो हाँ, दोनों में जज साहब के ऊपर है। और मुझे लगता है इस केस में अभी उनको पीसी मिलेगा 4-5 दिन का। पुलिस कस्टडी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एज पर जुडिशियल ऑर्डर जो हाईकोर्ट का आया है, उसकी आंच दूसरे लोगों तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है ना, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा आपके दर्शकों को बताऊं, पेज नंबर 3 पे ही मेंशन है सारी चीज़ें कि उनमें इसमें जो जज साहब का मेल डिसमिसल जो रिजेक्ट किए हैं, बेल डिसमिसल में, डिसमिसल ऑर्डर का मेन ग्राउंड यही है कि 339 आपका बीएनएस बन रहा है, तो 339 में ये देखना पड़ेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट आए। अब सवाल ये है कि आप कहाँ से लाएं, क्योंकि इसमें अकेला आप ला लेंगे ऐसा कोई वो नहीं है, कौन कौन इन्वॉल्व है। अभी ये केस अभी खुलेगा परतों में और इसमें देखिएगा बहुत सारे लोग अभी आएंगे, जांच का मामला है, कोर्ट अभी ऑर्डर करेगा। मुझे लगता है जैसे पीसी इनको ग्रांट होगी या पीसी के बाद तो जैसे भेजा ही जाता, नियम ये है, तो पीसी में दौरान ही खुल के आ जाएगा कौन कौन थे। पवन खेरा की मुश्किलें और बढ़ेगी। तो ये सारा कानूनी पहलू था। और मैं इसमें बता दूं, जो उन्होंने कहा वकील साहब ने, कि निश्चित तौर पे जब चूंकि हाई कोर्ट का जो एक तरीके से कमेंट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो जिस पैरा नंबर बताया जिसमें उस तरह से कहा गया है कि ये सिर्फ पवन खेड़ा ने अपने प्रिंटर पे नहीं बना लिए बैठ करके, अगर मान लिया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसमें हाई कोर्ट में नहीं कहा गया, यानी कि ये कहीं से आए हैं, किसी ने उपलब्ध कराए हैं, इसकी पूरी साजिश रची गई है। तो वो साजिश करता जितनी पवन खेड़ा के आसपास जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये पूरा केस उनके गले तक जाएगा। और ये केस पवन खेड़ा, एक सवाल रह गया कि क्या ये 5 तारीख तक का राहुल गांधी इंतजार कर सकते हैं पवन खेड़ा को, या इतना समय नहीं मिले। मतलब जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक मान के मिल गई तो वो तो बात छोड़ ही दो, अगर यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली तो क्या बेल कम सरेंडर वाले मामले में, बेल कम सरेंडर वाले मामले को जो 5 तारीख तक टाल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल टाल सकते हैं। मैं बता देता हूँ, उसमें अगर इनकी बेल सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती है, जिसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं, भूमिगत रह सकते हैं, फिर वो जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए भूमिगत रह सकते हैं। फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, वो भी लॉ क्लियर है कि आईओ साहब जाएंगे, जो उस केस के आईओ हैं पुलिस वाले, मतलब असम पुलिस जाएगी कोर्ट में, क्या इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल, पहले वो बीडब्ल्यू इशू करने के बाद नॉन अवेलेबल वारंट इशू की जाए। अगर वहाँ भी नहीं मिलते हैं तो फिर इनको पीओ डिक्लेयर किया जाए, भगोड़ा घोषित करते हैं, और फिर इनके 83-84 भगोड़ा घोषित कर दें, कर सकते। बिल्कुल एनबीडब्ल्यू कितने स्टेप में पुलिस कर लेगी? 5 तारीख से पहले कर ले? नहीं, 5 तारीख तक रुक सकते हैं पुलिस। कारण क्या है कि तुरंत एनबीडब्ल्यू इशू नहीं होता है। इसमें विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट है और महेंद्र गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल का जजमेंट है, उत्तराखंड का। साफ कहते हैं कि पहले आपको एनबीडब्ल्यू इशू कराने से पहले आपको समन देना पड़ेगा और पीडब्ल्यू इशू कराने पड़ेंगे। डायरेक्ट आप एनबीडब्ल्यू इशू नहीं कर सकते। इन तरीकों से 5 तारीख गुजारी जा सकती है, अभी 3-4 महीने गुजारी जा सकती है चुपचाप। अगर हाँ कानून के टच, हाँ प्रॉपर्टी खेल, आप गायब रहिए, आप गायब रहिए, आपके ऊपर एनबीडब्ल्यू इशू होगा, फ्रेश एनबीडब्ल्यू इशू होगा, पीओ 83 का अटैचमेंट प्रोसीडिंग शुरू होगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुर्की का बारे में, हाँ कुर्की भाई कह रहा हूँ, 83 अटैचमेंट उसी को बोलते हैं, कुर्की का इशू होगा। लेकिन फिर कुर्की हो जाना, एक नेता, इतने बड़े नेता का नाम, बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ेगा, पॉलिटिकल टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। 2 तारीख तो गुजारी सकते हैं, 5 बहुत आराम से गुजार सकते हैं। तो 5 तारीख को रिजल्ट क्या आएगा? अगर 5 तारीख को आसाम में कांग्रेस जीत जाती है तो ये मामला 360 डिग्री घूम भी सकता है। बिल्कुल है, सब तो पुलिस के पास है। पुलिस देखिए, अगर कांग्रेस जीत जाती है, समहाउ आपको जानते हैं पुलिस टेक्निकली वैसे कहने को इंडिपेंडेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सीबीआई से लेकर पुलिस को लेकर है कि आप यहाँ सरकार के अंदर में पुलिस रहती है, इन्वेस्टिगेशन डिले होगा, वो फिर वो कोर्ट में कह देंगे मुझे इन्वेस्टिगेशन दौरान नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी, और विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल कर देंगे। हर चीज़ हो सकती है। तो अब जो आसाम के वोटर्स ने ना सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा का भाग्य के लिए जो बटन दबाया ईवीएम में, बल्कि कांग्रेस के बब्बर शेर के लिए भी बटन दबाया हुआ है। अगर 5 तारीख को रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आता है तो पवन खेड़ा की बल्ले बल्ले हो सकती है, कोई कानून सब बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन अगर 5 तारीख को हेमंता बिश्व शर्मा जीत गए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट में बता दीजिए वो क्या करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.